फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 21। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। आज राधिका की शादी थी। राधिका के घर में सुबह से ही मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था, क्योंकि राधिका की शादी उसके घर से ही हो रही थी। और वो इसीलिए क्योंकि राधिका के पापा की आखिरी इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी उनके घर से ही हो, क्योंकि उनके यहाँ ये माना जाता था कि अगर बेटी की शादी कहीं बाहर से होती है तो घर की दहलीज कुंवारी रह जाती है। इसीलिए लड़की के फेरे घर से ही होते हैं। इसीलिए राधिका की भी शादी उसके घर से ही हो रही थी। काव्या और मोहित दोनों सुबह से ही शादी के कामों में लगे हुए थे, पर बीच बीच में दोनों की मीठी नोकझोंक भी हो गई थी, क्योंकि मोहित को काव्या को चिढ़ाने और परेशान करने में बहुत मजा आता था और इसीलिए दोनों में लड़ाई भी हो जाती थी। शाम हो जाती है। राधिका का पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। पूरे मंडप को लाल गुलाब से सजाया गया था। वहीं हमारी राधिका भी दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। लाल लहंगा, उस पर जड़ाऊ हार, बड़ा सा मांग टीका, लाल चूड़े में लटकते कलीरे, नाक में बड़ी सी नाथ पहने हमारी दुल्हन तैयार थी। बस इंतजार था तो अब सिर्फ बारात का था कि तभी पर्पल लहंगा, हल्का सा मेकअप, कानों में छोटे छोटे डायमंड ईयरिंग्स, मांग में बड़ा सा मांग टीका, गले में सिर्फ गोल्ड चैन, एक हाथ में घड़ी, दूसरे में सिर्फ एक प्यारा सा ब्रेसलेट पहने काव्या राधिका के रूम में आती है। आज काव्या को देखकर पता चल रहा था कि क्यों कहा जाता है कि सादगी में ही सबसे ज्यादा सुंदरता होती है। आज सिंपल लुक में भी काव्या बिल्कुल परी लग रही थी। काव्या राधिका के पास आकर कहती है, ओहो, तो हमारी ब्यूटीफुल ब्राइड तैयार हो गई। आज तो लगता है जीजू तुझे देखकर अपना दिल निकाल कर दे देंगे। काव्या हंसते हुए कहती है। राधिका भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो भी काव्या को छेड़ते हुए कहती है, वैसे लग तो तू भी बहुत प्यारी रही है। अगर देव भी आज तुमको देख लेता तो शायद आज इसी मंडप पर हम दोनों की शादी हो रही होती। देव का नाम सुनकर काव्या उदास हो जाती है। काश देवा जी यहाँ आ पाते, मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ राधिका। और अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ है और मेरा ये हाल है, जबकि अभी तक तो तू मेरे साथ थी, पर अब तो तू भी चली जाएगी और मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। राधिका, सॉरी यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मेरा मकसद तुझको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। फिर राधिका अपना हाथ उठाकर काव्या को आशीर्वाद देते हुए कहती है, जाओ पुत्री, मेरा आशीर्वाद है तुमको कि आज तुम अपने देव से जरूर मिलोगी। कहकर राधिका हंसने लगती है। काव्या भी हंसते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मातेश्वरी कि आपने हमको इतना सुंदर आशीर्वाद दिया। फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं कि तभी राधिका के रूम में सुधा जी आ जाती हैं। राधिका को दुल्हन के जोड़े में देखकर उनकी आंखें भर जाती हैं। वो राधिका को काला टीका लगाते हुए कहती हैं, आज मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है दुल्हन बनकर। गुड्डे गुड़ियों की शादी कराने वाली मेरी छोटी सी राधिका आज इतनी बड़ी हो गई कि खुद दुल्हन बनकर बैठी है। जो सारा दिन माँ माँ करते हुए मेरे पीछे घूमा करती थी, वो आज विदा होकर अपने नए घर चली जाएगी। इतना कहकर सुधा जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। राधिका, अगर आज तेरे पापा जिंदा होते तो तुझे इस तरह दुल्हन के जोड़े में देखकर कितना खुश होते। बेटा, तू बहुत खुश नसीब है जो तुझे विनोद जैसा जीवन साथी मिल रहा है। वो तुझे हमेशा खुश रखेगा और आज तेरे पापा जहाँ भी होंगे तुझे खुश देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। और अब तो मैं भी उनके पास जाकर खुशी खुशी कह पाऊंगी कि मैंने उनकी दी हुई जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। इतना सुनकर राधिका अपनी माँ के गले लगकर रोते हुए कहती है, क्या माँ, आप भी कुछ भी बोलते हो। ना आप कहीं जाओगे और ना पापा कहीं गए हैं। वो यही है हमारे साथ और आज भी वो मेरे साथ हैं। और अगर आपने फिर कहीं जाने की बात कही ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी और ये शादी भी नहीं करूंगी अगर आपने दोबारा ऐसा कुछ कहा तो। ये सब देखकर काव्या की भी आंखें भर जाती हैं। वो जानती थी कि राधिका अपनी मम्मी से कितना प्यार करती है, क्योंकि सुधा आंटी ने कभी राधिका को उसके पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। पर राधिका अपने पापा को बहुत मिस करती थी। वो किसी को कहती नहीं थी, पर कई ऐसी जगह थी जहां राधिका को अपने पापा की बहुत कमी महसूस होती थी। जैसे आज वो इतने बड़े दिन पर उनको बहुत मिस कर रही थी। काव्या माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए पीछे से सुधा जी के गले में हाथ डालते हुए कहती है, अरे आंटी, आप जाने दो ना इसे, वैसे भी हमें सिर्फ परेशान ही तो करती है।
अब ये चली जाएगी, फिर मैं और आप रहेंगे ना एक साथ, और हमें कोई परेशान करने वाला भी नहीं होगा। पर अब मुझे टेंशन हो रही है कि पता नहीं विनोद जीजू इसका असली चेहरा देखकर इसको लेकर भी जाएंगे या नहीं, क्योंकि रो रो कर इसने अपना सारा मेकअप तो खराब कर दिया है और ये अपने असली रूप यानी बिल्कुल चुड़ैल जैसी लग रही है। अब हमारे हैंडसम जीजू चुड़ैल से तो शादी करेंगे नहीं। इतना कहकर काव्या हंसने लगती है। अच्छा तो मैं चुड़ैल हूँ, रुक तुझे मैं अब चुड़ैल बनकर ही दिखाती हूँ। इतना कहकर राधिका काव्या के पीछे भागने लगती है। इन दोनों को बच्चे की तरह लड़ता हुआ देखकर सुधा जी भी हंसने लगती हैं और दोनों को रोकते हुए कहती है, बस करो अब तुम दोनों, बच्चे नहीं हो अब तुम जो दोनों ऐसे लड़ रही हो। काव्या बेटा तू जल्दी से इसको तैयार कर दे, बारात के आने का भी टाइम हो रहा है। सुधा जी वापस नीचे चली जाती हैं और काव्या राधिका का मेकअप ठीक करने लगती है कि तभी मोहित राधिका के रूम में काव्या को ढूंढते हुए आता है। थैंक गॉड तुम मिल गई काव्या, मैं तुमको कब से ढूंढ रहा हूँ। मोहित थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, क्यों क्या हुआ मोहित, और तुम टेंशन में क्यों लग रहे हो। काव्या तुमने वरमाला ऑर्डर करी थी ना। हाँ मैंने कल ही ऑर्डर कर दी थी और शायद अभी तक तो आ भी गई होगी। नहीं काव्या अभी तक नहीं पहुंची है, बारात किसी भी वक्त यहाँ पहुंचती होगी और सबसे पहले वरमाला की ही रस्म होगी और वरमाला अभी तक पहुंची नहीं है। तुम एक बार वहाँ फोन करके पता करो कि उन्होंने वरमाला भेजी है या नहीं। क्या अभी तक वरमाला नहीं पहुंची? तो रुक मैं अभी उनको फोन करके पता करती हूँ। काव्या शॉप पर फोन करती है पर उनका नंबर बंद आ रहा होता है। काव्या 3-4 बार फोन करती है लेकिन अभी भी फोन बंद आ रहा था। मोहित उनका फोन तो बंद आ रहा है। काव्या रुआसी होकर कहती है, मोहित तू परेशान मत हो काव्या, तू मुझे शॉप का एड्रेस दे, मैं खुद जाकर वरमाला ले आता हूँ। जब तक बारात आएगी तब तक तो मैं आ ही जाऊंगा। इतना कहकर काव्या मोहित को शॉप का एड्रेस दे देती है और मोहित बिना देर करे वरमाला लेने निकल जाता है। काव्या उदास होते हुए राधिका से कहती है, सॉरी राधिका, मुझे नहीं पता मुझसे ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इट्स ओके काव्या, इसमें इतने परेशान होने वाली बात नहीं है। मोहित गया है ना, वो आ जाएगा सही समय तक वरमाला लेकर, पर पहले तू मुझे तैयार कर दे। अगर विनोद मुझे ऐसे देख लेगा तो वरमाला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राधिका हंसते हुए कहती है। राधिका की बात सुनकर काव्या भी हंसने लगती है। पूरे जोरों शोरों से राधिका की बारात उसके घर पहुंचती है। विनोद महरून शेरवानी पर सेहरा सजाकर बहुत अच्छा लग रहा था। सुधा जी गेट पर विनोद और बारातियों का स्वागत करती हैं। सारा इंतजाम बहुत अच्छे से किया गया था। विनोद अंदर आ जाता है और राधिका की बहनें यानी कजिन सिस्टर विनोद के साथ हंसी मजाक करने लगती हैं। अब वो उनकी सालियाँ थी तो उनका इतना तो हक बनता था। और वहीं काव्या परेशान सी घूम रही थी क्योंकि मोहित अभी तक नहीं आया था और बारात पहुंच चुकी थी। राधिका काव्या को रिलैक्स होने को कहती है कि तभी राधिका को वरमाला के लिए नीचे बुला लिया जाता है। अब काव्या और भी परेशान हो जाती है, पर राधिका को तो नीचे लेकर जाना ही था। तो काव्या राधिका को नीचे लेकर जाती है, पर काव्या की नजरें तो अभी भी गेट पर ही थी क्योंकि मोहित अभी तक वरमाला लेकर नहीं पहुंचा था। राधिका काव्या की परेशानी समझ रही थी। काव्या तो फालतू में टेंशन ले रही है, मोहित आता ही होगा। उसने कहा है ना कि मुहूर्त से पहले वरमाला ले आएगा, तो वो पक्का ले आएगा, तो चिंता मत कर। काव्या को राधिका की बातों से थोड़ी राहत मिलती है और वो राधिका को स्टेज के पास ले जाती है। विनोद राधिका को अपना हाथ देकर स्टेज पर ले आता है, पर काव्या स्टेज पर ना जाकर नीचे से ही अंदर चली जाती है। विनोद मुस्कुराते हुए कहता है, दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही हो राधिका, पर ये काव्या को क्या हुआ, मुझसे मिले बिना ही चली गई, सब ठीक तो है ना। राधिका भी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो विनोद, सब ठीक है, शादी की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले रखी है मैडम ने, तो बस इसीलिए परेशान हैं। सब राधिका और विनोद को विश कर रहे थे और उनको तोहफे दे रहे थे कि तभी सामने भीड़ में राधिका को एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है और राधिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि वो जाना पहचाना चेहरा किसी और का नहीं बल्कि देव का था। देव हाथ में बुके लिए विनोद और राधिका के पास आता है और उनको बुके देते हुए कहता है, कंग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, आज तुम दोनों अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू करने जा रहे हो, तो मेरी सारी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ हैं और तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। देव मुस्कुराते हुए कहता है। विनोद और राधिका दोनों एक साथ थैंक यू बोलते हैं। राधिका,
पर देव तुम तो आज नहीं आने वाले थे ना, तुम्हारा तो एग्ज़ाम था ना कुछ दिनों बाद। देव हकलाते हुए कहता है, हाँ एग्ज़ाम तो है, पर मेरे इतने अच्छे दोस्त की शादी है तो मैं कैसे नहीं आता, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो चल ही रही है। राधिका देव की इस हालत पर मुस्कुरा देती है और मन ही मन कहती है, वो तो मुझे पता है जीजू, आप यहाँ किसी लिए आए हो। देव पूरी पार्टी में नजरें घुमाकर देखता है, पर उसे कहीं भी काव्या दिखाई नहीं दे रही थी कि तभी पीछे से राधिका हंसते हुए देव से कहती है, जिसको ढूंढ रहे हो वो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। देव हड़बड़ा जाता है। फिर राधिका विनोद से कहती है, विनोद तुमको पता है देव बहुत अच्छा गाना गाता है। विनोद, सच देव? अरे तो फिर एक सॉन्ग हो जाए यार, आज हमारी शादी के तोहफे के तौर पर ही गा दो। देव कुछ कहता उससे पहले राधिका धीरे से देव को कहती है, गाना गा दो जीजू, क्या पता आप जिसे ढूंढ रहे हो वो आपका गाना सुनकर आपके सामने आ जाए। देव मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है साली साहिबा, मैं गाना गा देता हूँ, और जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ उसको तो मैं बिना गाए भी ढूंढ सकता हूँ। देव गाने को तैयार हो जाता है और माइक लेकर सबके बीच आ जाता है और गाना गाना शुरू करता है। काव्या के कानों में जैसे ही ये आवाज़ पड़ती है, काव्या भागकर बाहर आती है, क्योंकि वो पहचान गई थी कि ये देव की आवाज़ थी। मगर उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि देव यहाँ आया है। वो जल्दी से बाहर जाकर देखना चाहती थी कि ये देव की तरह कौन गा रहा है। वो जैसे ही बाहर आती है तो सामने देव को गाता हुआ देख उसके कदम वही थम जाते हैं। वो अपनी आंखों को 2 बार मलकर देखती है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है। अब देव की नज़र भी काव्या पर पड़ जाती है और वो काव्या को देखकर मुस्कुराते हुए गाता है। देव गाते हुए काव्या के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसको गोल घुमाते हुए गाता है, और अब तो गाने की लाइनें भी उसके दिल के जज्बात बयां कर रही थी। काव्या तो बिल्कुल जम सी गई थी। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने देव ही खड़ा है कि तभी पीछे से आकर कोई उसे कहता है कि उसको अंदर मोहित बुला रहा है। काव्या खुश हो जाती है कि मोहित वरमाला लेकर आ गया है। वो अंदर जाने लगती है, पर उसको देव से भी मिलना था। पर उस वक्त वरमाला ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि अगर वरमाला में देर हो जाती तो फेरों के मुहूर्त पर भी इसका असर पड़ता। इसीलिए काव्या अपना मन मारकर अंदर चली जाती है। अंदर मोहित वरमाला लेकर खड़ा था। फिर वो वरमाला का थाल काव्या को देते हुए कहता है, लो काव्या, वरमाला भी आ गई, तुम जल्दी से इनको स्टेज पर लेकर आओ। और हाँ, पर अभी उनको पहनाने मत देना, मैंने राधिका के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है और मुझे उसमें तुम्हारा साथ चाहिए। वाओ, क्या प्लान किया है तुमने, और मुझे पहले क्यों नहीं बताया? काव्या खुश होते हुए कहती है, अरे अभी अभी प्लान किया है तो पहले कैसे बताता तुमको, बस तुमको मेरा साथ देना है, तो तुम मेरा साथ दोगी ना? ठीक है, मैं ये वरमाला लेकर आती हूँ। काव्या वरमाला स्टेज के पास रखकर नीचे आती है कि उसकी नजरें सामने खड़े देव पर पड़ती हैं, जो उसको सामने खड़े होकर बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहा था। काव्या भी देव को देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास जाने लगती है कि तभी स्टेज से मोहित की आवाज आती है, हेलो जीजू, मैं आपका देवर मोहित। आप मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं आपसे मिल नहीं पाया तो अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देता हूँ। मैं मोहित, राधिका का कजन होने के साथ साथ हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अगर आप चाहें तो इसके सीक्रेट आप मुझसे जान सकते हैं। इतना कहकर मोहित हंसने लगता है। राधिका मोहित को आंखें दिखाती है और विनोद हंसने लगता है। सब लोग भी मोहित की बात सुनकर हंसने लगते हैं। अच्छा सॉरी, अब तुझे परेशान नहीं करूँगा। आज तेरी शादी है और तू थोड़ी देर बाद हमसे पराई हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा हम अपने बचपन की यादों को याद कर लिए, वो यादें जिनमें तू, मैं और कली थे। काव्या मोहित को उसके सबके सामने कली बोलने पर आंखें दिखाती है। देख लिया राधिका, बचपन की याद ताजा हो गई। ये पहले भी कली बोलने पर मुझे आंखें दिखाती थी और अभी भी आंखें ही दिखा रही है। अच्छा सॉरी कली, आई मीन काव्या, अब तो ठीक है ना? बिल्कुल अब ठीक है, वरना अभी तेरा खून हो जाता। इतना कहकर काव्या हंसने लगती है, पर काव्या को याद नहीं रहता कि देव भी यही है और ये सब देख रहा है। बस इसी झगड़े को सुलझाने का काम करती थी। हमारी राधिका, जीजू, हमारी राधिका बहुत क्यूट है, हमेशा हमको मोटिवेट करती है, हमेशा सही डिसीजन लेती है, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये जितनी अच्छी बहन है, दोस्त है, उतनी ही अच्छी लाइफ पार्टनर भी साबित होगी। राधिका की आंखों में आंसू थे।
ना ना, रोना मत राधिका, वरना तेरा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा तो सब भाग जाएंगे यहाँ से। मोहित हंसते हुए कहता है, अब मजाक छोड़ते हैं, अब तेरे लिए एक सरप्राइज है मेरी और कली की तरफ से। जो तुझे बचपन में सबसे ज़्यादा पसंद था, मेरा और काव्या का डांस। काव्या डांस का नाम सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि उसको तो लगा था कि मोहित कोई स्पीच देने को कहेगा, पर डांस, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। फिर काव्या देव की तरफ देखती है, जो मोहित को गुस्से से घूरते हुए देख रहा था। मोहित स्टेज से फिर अनाउंसमेंट करता है, पर जब काव्या नहीं आती तो फिर खुद ही काव्या के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, चल ना काव्या, मैं कब से तुझे बुला रहा हूँ। तुझे याद है ना, हम स्कूल में कितना अच्छा डांस करते थे और हमारी जोड़ी तो सुपर हिट थी। देव सब सुन रहा था और गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है। काव्या देव को गुस्से में देख लेती है। मोहित, पर अभी कैसे? अभी तो हमने कोई प्रैक्टिस भी नहीं की है, तो हम डांस कैसे करेंगे? काव्या मोहित को टालते हुए कहती है, क्योंकि वो देव को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। कैसी बात कर रही है कली? हमको कभी साथ डांस करने के लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ी है क्या, जो आज पड़ेगी? और आज तो वैसे भी हमारी राधिका की शादी है, तो आज तो हम दोनों का साथ में एक डांस तो बनता है ना। अब चल, ज्यादा नौटंकी मत कर, कहकर मोहित काव्या को जबरदस्ती स्टेज पर ले जाता है। पर काव्या तो सिर्फ देव को ही देख रही थी, जो इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था, और गुस्से में वो वहां से बाहर चला जाता है। ना चाहते हुए भी काव्या ने बेमन से मोहित के साथ डांस किया, क्योंकि ये डांस राधिका के लिए था, और मोहित को ज्यादा मना करके वो इसका दिल भी दुखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बचपन के दोस्त थे और मोहित को पता भी नहीं था कि देव यहाँ आया हुआ है। काव्या अपना डांस खत्म करके देव को ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाती है, पर देव बाहर नहीं था। वो फिर राधिका के घर के पीछे जाकर देखती है तो देव राधिका के घर के पीछे बने छोटे से तालाब के पास खड़ा था। काव्या की सांस में सांस आती है कि वो अब देव से बात कर पाएगी और उसको बता पाएगी कि मोहित उसके बचपन का दोस्त है और उसकी ऐसे ही मजाक करने की आदत है। काव्या पीछे से देव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, सॉरी देव, वो मैं काम की वजह से आपसे मिल नहीं पाई, और आपने तो मना किया था कि आप आएंगे नहीं, पर आप अचानक आ गए। और आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए ना, वरमाला शुरू होने वाली है। देव गुस्से से पलटते हुए कहता है, क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं लगा? और जाओ ना अपने मोहित के पास, डांस करो उसके साथ। बहुत अच्छी लग रही थी ना तुमको उसकी बातें, और बहुत हंसी भी आ रही थी तुमको उसकी बातों पर। अब क्या करने आई हो यहाँ? अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एंजॉय करो वरमाला। इतना कहकर देव फिर से पलट जाता है और हंसने लगता है। काव्या ने सोचा नहीं था कि देव ऐसे रिएक्ट करेगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है, देव, आप गलत सोच रही हैं, मैं और मोहित बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। काव्या के रोने की आवाज सुनकर देव झटके से मुड़ता है और काव्या को गले लगाते हुए कहता है, तुम रो क्यों रही हो काव्या? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझको तो लगा था कि तुम मुझसे लड़ोगी, पर तुम रो क्यों रही हो? सॉरी काव्या, आई एम रियली सॉरी। मेरा मकसद तुमको हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। पर काव्या की आंखों से तो अभी भी आंसू बह रहे थे। देव घुटनों के बल बैठकर अपना कान पकड़ते हुए कहता है, सॉरी काव्या, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अगर तुमको बुरा लगा तो प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर देव अपना गाल आगे करते हुए कहता है, अच्छा लो, तुम मुझे मेरी गलती के लिए थप्पड़ मार लो, पर प्लीज रोना बंद कर दो। तुमको पता है ना, तुमको मैं रोते हुए नहीं देख सकता। अब से मैं कोई मजाक नहीं करूंगा, पर प्लीज तुम रोना बंद कर दो। सॉरी काव्या, अब प्लीज रोना बंद कर दो ना काव्या। अब तो ऐसे बैठे हुए मेरे घुटनों में भी दर्द होने लगा है, देव मासूमियत से कहता है। काव्या देव की इस हरकत पर मुस्कुरा देती है और देव को उठाते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हो देव, पहले खुद रुलाते हो और फिर खुद ही चुप भी करवाते हो। जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ और मोहित के साथ ही वरमाला देखूंगी। इतना कहकर काव्या जाने वाली होती है तो देव उसको खींचकर अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, अरे कहाँ जा रही हैं आप रानी साहिबा? मोहित को अकेले ही वरमाला एंजॉय करने दीजिए, क्योंकि अपनी रानी साहिबा को तो हमने अपनी बाहों की वरमाला पहना दी है, तो अब तो वो कहीं जा ही नहीं सकती हमको छोड़कर। अच्छा सॉरी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे लगा था मैं तुमसे ये सब कहूँगा तो तुम मुझसे लड़ोगी, और मैं देखना चाहता था कि मेरी रानी साहिबा मुझसे लड़ते हुए कैसी लगेगी, और मुझे पति वाली फीलिंग भी तो आती ना। पर मेरी रानी साहिबा तो रोने लगी। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि पत्नियां सिर्फ लड़ती हैं, तो क्यों कर रहे हैं मुझसे शादी? मत कीजिए, पत्नियां तो सिर्फ लड़ती हैं ना। काव्या गुस्से से मुंह बनाते हुए कहती है,
यार मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अच्छा सॉरी, अब कभी ऐसा मजाक नहीं करूँगा। और मेरी तो होने वाली बीवी इतनी प्यारी है कि उससे लड़ने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम रोने क्यों लगी? मुझे लगा आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, काव्या रुआंसी होकर कहती है। देव काव्या को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, काव्या आज कह दी तुमने ये बात, पर आज के बाद ये बात ना तुम्हारे दिल में आनी चाहिए और ना तुम्हारे होठों पर, क्योंकि अगर ये देव किसी पर आंख बंद करके विश्वास करता है तो वो सिर्फ तुम हो। और तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो कि अगर तुम्हारा कोई मेल फ्रेंड है तो मैं तुम्हारे कैरेक्टर पर शक करूंगा? बिल्कुल नहीं काव्या, ये हक मुझे क्या किसी भी इंसान को नहीं है कि अगर किसी लड़की का कोई मेल फ्रेंड है या किसी लड़के की कोई फीमेल फ्रेंड है तो हम इस वजह से उनका कैरेक्टर डिसाइड करें। और हम ऐसा करने वाले होते भी कौन हैं, क्योंकि वो उसकी पर्सनल लाइफ है। और हम होते कौन हैं उनको ये बात बताने वाले कि उनको किससे दोस्ती करनी चाहिए और किससे नहीं, क्योंकि ये डिसाइड करने का हक उनको है, हमको नहीं। काव्या बहुत ध्यान से देव को देख रही थी। देव, आप बहुत अच्छे हैं। अगर सबकी सोच आप जैसी हो जाए तो कोई किसी भी लड़की के बारे में अपनी गलत सोच नहीं बना पाएगा। और आप गिरे हुए नहीं बल्कि बहुत ऊंचे ख्यालात वाले हो। आपके विचारों से पता चलता है कि आपकी परवरिश बहुत अच्छे हाथों से हुई है। अच्छा जी, अभी तो मुझको डांट रही थी और अभी मेरी तारीफ कर रही हो। आपका भी कुछ समझ नहीं आता रानी साहिबा। देव मुस्कुराते हुए कहता है, गुस्सा तो अभी भी हूँ मैं आपसे। सबसे पहली बात, आपने तो मुझे बोला था कि आप नहीं आएंगे। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। काव्या झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, ओहो, तो हमारी रानी साहिबा हमको मिस कर रही थी। आप बता देती, हम खुद आपसे मिलने आ जाते। देव हंसते हुए कहता है। काव्या देव को आंख दिखाती है। अच्छा सॉरी। देव काव्या को कल राधिका के मैसेजेस से लेकर उनके बीच जो जो बात हुई सब बता देता है और फिर हंसते हुए कहता है, मुझको तो राधिका पर तब ही शक हो गया था जब राधिका के मुझे मैसेजेस आए और उसके तुरंत बाद राधिका का कॉल भी आ गया। और फिर जो उसने मुझे बोला उसके बाद तो मैं समझ गया कि ये सब वो मुझे अपनी शादी में बुलाने के लिए कर रही है और मैंने भी उसकी बात मान ली। अब जिसने हम दोनों को मिलाने के लिए इतना कुछ किया, उस राधिका के लिए मैं इतना तो कर ही सकता था ना। और मुझे अपनी रानी साहिबा को मिलने को भी तो मिल रहा था, तो कैसे मना कर सकता था। देव काव्या को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, वैसे आज लग बहुत प्यारी रही हैं आप रानी साहिबा। मेरा बस चलता तो आज ही आपसे शादी करके घर ले जाता। देव काव्या को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, वैसे मैं अपना वादा तोड़कर तुमसे मिलने आया तो एक गिफ्ट मिलना तो मुझे भी बनता है। कैसा गिफ्ट? काव्या देव की बाहों से अलग होकर कहती है। देव धीरे से काव्या के कान के पास जाकर कहता है, मुझे अपने होठों पर अपनी रानी साहिबा के होठों का एहसास चाहिए। देव की सांसों और शब्दों से काव्या बिल्कुल जम गई थी। ये एक अलग ही एहसास था। काव्या के पूरे शरीर में एक सिरन सी दौड़ जाती है। काव्या शर्माते हुए देव को हल्का सा धक्का देते हुए कहती है, देव आप कैसी बात कर रहे हो? देव काव्या को फिर से अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, कैसी बात क्या? अपनी होने वाली बीवी से एक तोहफा ही तो मांगा है, इसमें गलत क्या है? और आज तो मेरी रानी साहिबा इतनी सुंदर लग रही है कि मैं उनसे चाहकर भी दूर नहीं रह पा रहा हूँ। तो बोलिए, मुझे मेरा तोहफा मिलेगा या फिर मुझे बिना अपना गिफ्ट लिए ही जाना होगा? देव मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहता है। काव्या को देव की ऐसी शक्ल देखकर हंसी आ जाती है और वो देव के गले में अपनी बाहें डालते हुए शरारत से कहती है, घर तो आपको बिना तोहफा लिए ही जाना होगा माय फ्यूचर हस्बैंड। पर अब आपने इतनी मेहनत की है तो कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा, तो अभी आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। इतना कहकर काव्या देव के गाल पर किस करके वहां से भाग जाती है। अभी के लिए बस इतना, और अब शादी के बाद मिस्टर अकड़ू। फिर काव्या वहां से भागते हुए अंदर चली जाती है। देव अपने गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हाय रानी साहिबा, आप इतना अच्छा ट्रेलर दिखा गई, अब पूरी पिक्चर का वेट कैसे होगा? काव्या अंदर पहुंचती है तो वरमाला हो चुकी थी और राधिका भी अंदर फेरों के लिए तैयार होने चली गई थी। काव्या भी राधिका के रूम में चली जाती है। राधिका की कुछ कजिन सिस्टर्स उसको तैयार कर रही थी। काव्या राधिका के रूम में आती है तो राधिका उसको गुस्से से देखती है। राधिका सबको ये कहकर कि अब उसको काव्या तैयार कर देगी नीचे भेज देती है। सब काव्या और राधिका को अकेले छोड़कर नीचे चले जाते हैं। राधिका गुस्से से काव्या को कहती है, कहाँ थी तू अभी तक?
ना तू वरमाले के टाइम पर मेरे साथ थी और ना अब मुझे फेरों के लिए तैयार करने आई। मतलब देव आया तो तू ये भूल गई कि आज तेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। अच्छा जी, पहले तो मुझे ये बता कि देव को यहाँ बुलाया किसने? काव्या मुस्कुराते हुए कहती है। किसने बुलाया का क्या मतलब? उसको शादी का इनविटेशन गया था और वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, इसीलिए आया है वो शादी में। राधिका हकलाते हुए कहती है। अच्छा, मतलब वो सिर्फ इनविटेशन देखकर आए हैं और कुछ नहीं? यानी तूने उन्हें कल कोई फोटोज नहीं भेजी थी, कोई कॉल नहीं किया था, उनको मेरे और मोहित के बारे में कुछ नहीं कहा था, है ना राधिका? हाँ, वो तो मैं फोटोज विनोद को भेज रही थी तो गलती से देव को भी चली गई, इसलिए मैंने उसे सिर्फ सॉरी बोलने के लिए फोन किया था और मैंने सिर्फ तेरे और मोहित के बारे में इतना कहा था कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, और कुछ नहीं कहा। राधिका काव्या से नजरें चुराते हुए हकलाते हुए कहती है। और कुछ नहीं कहा तूने राधिका? सोच ले, पक्का तूने बस यही कहा था ना? काव्या राधिका को अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहती है। हाँ, बस यही कहा था। राधिका घबराते हुए कहती है। तो देव को ये कैसे पता चला कि मोहित मुझसे बचपन में कहता था कि वो मुझसे शादी करेगा? और भी मेरे और मोहित के बारे में बहुत कुछ, क्योंकि तूने बताया था ये सब देव को। क्यों किया तूने राधिका ऐसा? तुझे पता है ना अभी ये टाइम उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर वो तेरी शादी अटेंड नहीं करते तो क्या भूचाल आ जाता? तो तूने ये बचपना क्यों किया? काव्या गुस्से से कहती है। हाँ, किया मैंने बचपना। मैंने ही जानबूझकर देव को वो फोटोज भेजे और तेरे और मोहित के बारे में बताया कि जिससे वो यहाँ आए, और कोई भूचाल नहीं आता अगर वो मेरी शादी में नहीं आता तो। पर मैं तुझे ऐसे नहीं देख पा रही थी। तुझे क्या लग रहा था कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था कि क्यों तू जबरदस्ती खुद को किसी न किसी काम में उलझा कर रख रही थी जिससे तू देव को मिस ना कर पाए? पर क्या ऐसा हो पा रहा था तुझसे? नहीं ना, और मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती थी, राधिका गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है। काव्या राधिका के गले लग जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है। सॉरी यार, तुझको ये सब कहना पड़ा। अगर मैं तुझको ये सब ना कहती तो तू सच ना बोलती। सॉरी अगर मैंने तुझे हर्ट किया हो तो। पर तू इतनी अच्छी क्यों है राधिका? क्यों सोचती है मेरे लिए इतना? राधिका के आंख में आंसू थे। क्योंकि तेरे जैसा दिल हर किसी के पास नहीं है जो खुद तकलीफ में होकर भी सबको सिर्फ खुशी बांटता है। और मुझे खुशी है कि उस प्यारे दिल वाली लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और मैं यहाँ से जाने से पहले तेरे चेहरे पर सच्ची वाली खुशी चाहती थी जो तेरे चेहरे पर सिर्फ देव को देखकर आती है। बस इसीलिए मैंने ये सब किया। पर तुझे ये सब किसने बताया? देव ने? उसने तुझे क्या क्या कहा? रुक, उसको तो मैं अभी बताती हूँ। काव्या राधिका को रोकते हुए कहती है। अरे रुक जा झांसी की रानी, देव ने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसको तो तेरा प्लान पहले से ही पता चल गया था। क्या? पर उसको कैसे पता चला? राधिका चौंकते हुए कहती है। हाँ, और वो तो यहाँ सिर्फ तेरा दिल रखने के लिए आए हैं। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है। यार, देव का दिमाग तो बहुत तेज है और उसमें आईएएस बनने की सारी खूबियां हैं। राधिका सोचते हुए कहती है। वो तो है, क्योंकि मेरे देव है ही इतने टैलेंटेड। इतना कहकर काव्या हंसने लगती है और उसके साथ राधिका भी हंसने लगती है। अच्छा, ये सब छोड़, जल्दी से फेरों के लिए तैयार हो जा, वरना कहीं जीजू तुझे ढूंढते हुए यहीं ना आ जाए। काव्या हंसते हुए कहती है। काव्या राधिका को फेरों के लिए तैयार करती है और खुद भी लहंगा चेंज करके रेड कलर की साड़ी पहन लेती है और राधिका को लेकर नीचे मंडप में आ जाती है जहां विनोद पहले से ही बैठा हुआ था। काव्या राधिका को मंडप में बैठाकर देव को ढूंढती है, पर देव उसको कहीं नहीं दिख रहा था कि तभी काव्या के फोन पर एक मैसेज आता है। अरे, कहाँ ढूंढ रही हो हमको रानी साहिबा? हम तो आपके दिल में हैं, और लगता है आज तो आप जान लेकर ही मानोगी। इस साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हो, और अगर आपको हमको ढूंढना है तो अपने दिल से पूछिए। आजकल तो वहीं रहते हैं हम, बस अपना ये प्यारा सा चेहरा उठाकर तो देखिए। मैसेज पढ़कर काव्या के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। वो अपना सर उठाकर ऊपर देखती है तो सबसे पीछे बैठकर देव काव्या को देखकर ही मुस्कुरा रहा होता है। काव्या के हाथ में पूजा की थाली होती है। वो उसको नीचे रखे बिना ऐसे ही देव के पास चली जाती है। आप इतना पीछे क्यों बैठे हैं देव? चलिए ना, आगे चलकर बैठते हैं, फेरे शुरू होने वाले हैं। काव्या देव के पास जाकर कहती है। रानी साहिबा, आप मेरे पास आकर बैठिए, क्योंकि जो सुकून यहाँ पीछे से बैठकर मिलेगा वो आगे बैठने में नहीं है। देव काव्या को अपने पास बैठाते हुए कहता है। काव्या भी बिना कुछ कहे वही देव के साथ बैठ जाती है।
काव्या देव का हाथ पकड़कर उसके कंधे पर सर रख लेती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसको देव का साथ मिला था और वो इस लम्हे को जाया नहीं करना चाहती थी। देव काव्या को इस तरह देखकर मुस्कुरा देता है। काव्या सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही थी। वो फिर चाहे मंत्र पढ़ते पढ़ते पंडित जी हो, सामने जलता हुआ हवन कुंड हो, या उसके सामने बैठकर एक दूसरे को सारी जिंदगी साथ देने का वचन देते हुए राधिका और विनोद हो। राधिका के चेहरे पर आज एक अलग ही नूर था, जिसको देखकर काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। काव्या कुछ सोचते हुए देव के कंधे से अपना सिर उठाकर देव को देखते हुए कहती है, देव, हमारी शादी कब होगी? कब हम भी ऐसे ही एक दूसरे को 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन देंगे? कब आप मुझे मंगलसूत्र पहनाएंगे? कब मैं आपके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरूंगी? कहते हुए काव्या की आंखें भर जाती हैं। देव कुछ सोचता है और फिर काव्या से कहता है, तुम कहो तो अभी कर लेते हैं। देव मुस्कुराते हुए कहता है, देव प्लीज, मैं इस वक्त बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। काव्या गुस्सा होते हुए कहती है। देव काव्या का चेहरा अपनी ओर करते हुए कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ काव्या, हम अभी शादी करेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि हम अब अग्नि को नहीं बल्कि इस कायनात को साक्षी मानकर एक दूसरे को वचन देंगे। ये तारे, ये चांद सब हमारी शादी के गवाह बनेंगे। फिर देव काव्या के सामने अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, तो बोलिए रानी साहिबा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? काव्या की पलकें भीगी हुई थी। वो अपना हाथ देव के हाथ में देकर हामी भर देती है। देव काव्या की लाई हुई पूजा की थाली से हल्दी लेकर काव्या के गालों पर लगाकर मुस्कुराते हुए कहता है, अब नई दुल्हन को हल्दी लगानी भी तो जरूरी है, और मेहंदी तो मेरे नाम की तुम पहले ही लगा चुकी हो। देव काव्या की मेहंदी में लिखे अपने नाम को देखते हुए कहता है। काव्या भी देव के गाल पर हल्दी लगाकर मुस्कुराते हुए कहती है, अब भी दूल्हे हैं, आपको भी हल्दी लगाना जरूरी है। देव मुस्कुराते हुए काव्या का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, मैं इन चांद, तारों और उस पूरी कायनात को साक्षी मानकर तुमको ये वचन देता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी से सारी तकलीफों को दूर करके तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। तुमको जिंदगी भर प्यार दूंगा, हमेशा तुम्हारी भावनाओं का ख्याल रखूंगा और हर जन्म में तुमको ही अपनी जीवन साथी के रूप में मांगूंगा। काव्या भी देव का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहती है, देव, मैं भी आपको वचन देती हूँ, आपकी हर परेशानी में हमेशा आपके आगे खड़ी रहूंगी, हमेशा आपकी और आपके परिवार की इज्जत करूंगी, और चाहे जो भी हालात हो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फिर देव अपनी पॉकेट से एक चैन जिसमें छोटा सा हर्ट का डायमंड पेंडेंट था निकालकर काव्या को पहनाते हुए कहता है, काव्या, ये तुम्हारे लिए लिया था और सोचा था आज यहाँ से जाते हुए तुमको पहनाऊंगा, पर ये नहीं जानता था कि इसको इतने स्पेशल मूवमेंट पर तुमको पहनाऊंगा। अभी मंगलसूत्र तो नहीं पहना सकता, पर मंगलसूत्र के तौर पर तुमको ये पहनाना चाहता हूँ। फिर देव वही मालाओं में लटके लाल गुलाब के फूल की एक पंखुड़ी निकालकर काव्या के मांग पर रखते हुए कहता है, लीजिए रानी साहिबा, अपने नाम के फूल से आपकी मांग भर दी। देव काव्या के सिर पर उसकी साड़ी का पल्लू रखकर काव्या की आंख से काजल लेकर काव्या के कान के पीछे लगाकर अपना हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहता है, कहीं आज तुमको मेरी ही नजर ना लग जाए काव्या, क्योंकि शायद ही कोई दुल्हन इतनी सुंदर लगी होगी अपनी शादी में जितनी मेरी रानी साहिबा लग रही है। फिर अपने पॉकेट से फोन निकालकर काव्या की एक पिक लेते हुए कहता है, अब इसके सहारे शायद 2 महीने थोड़ा आसानी से बीत जाएंगे। काव्या की आंखों में आंसू थे जो काव्या की सुंदरता पर 4 चांद लगा रहे थे, मानो जैसे कमल के फूल पर ओस की बूंद चमक रही हो। देव काव्या के माथे को चूमते हुए कहता है, अब तो हम ऐसे बंधन में बंध गए हैं रानी साहिबा, और अब हमको दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। काव्या के होठों पर मुस्कुराहट तैर जाती है और वो देव के सीने पर सिर रखते हुए कहती है, अब हमको कोई अलग नहीं कर सकता देव, क्योंकि अब तो हम चाह कर भी अलग नहीं हो पाएंगे। देव भी काव्या को अपनी बाहों में भर लेता है और दोनों के साथ की गवाह आज पूरी कायनात थी। राधिका और विनोद की शादी अच्छे से संपन्न हो जाती है। अगली सुबह घर में राधिका के विदाई की तैयारी चल रही थी कि तभी देव को काव्या का मैसेज आता है। काव्या देव को राधिका के घर के पीछे मिलने को बुलाता है। देव भी बिना टाइम गवाए राधिका के घर के पीछे चला जाता है, जहां काव्या अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ देव का इंतजार कर रही थी। देव काव्या को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, क्या बात रानी साहिबा, इतना सुबह मिलने बुलाया आपने, कुछ काम था क्या?
हाँ देव, बस आपको कुछ देना था। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है। मुझको कुछ देना था? कहीं कल वाला गिफ्ट देने तो नहीं बुलाया? देव काव्या को छेड़ते हुए कहता है। शट अप देव, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना हाथ आगे कीजिए। पर क्यों? अरे आप कीजिए ना। अच्छा ठीक है, लो। देव अपना हाथ आगे करते हुए कहता है। काव्या देव के हाथ में वही घड़ी पहना देती है जो उसने मॉल से देव के लिए ली थी। फिर काव्या कान्हा जी का एक बहुत प्यारा सा लॉकेट देव के गले में पहनाते हुए कहती है। देव, इसको कभी अपने आप से अलग मत करना। कान्हा जी हमेशा आपकी हर मुसीबत से रक्षा करेंगे। देव काव्या के माथे को चूमते हुए कहता है। कभी नहीं, जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक तुम्हारी ये दोनों निशानियां मेरे साथ रहेंगी काव्या। और ये घड़ी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल मेरी रानी साहिबा की तरह। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है। अच्छा देव, अब मैं चलती हूँ, राधिका की विदाई का टाइम हो रहा है। अगर मुझे वो वहाँ नहीं देखेगी तो गुस्सा करेगी। काव्या जाने लगती है तो देव काव्या का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहता है। बस 5 मिनट रुक जाओ ना काव्या, फिर तो 2 महीने तुमको बिना देखे रहना है। तो इन 5 मिनटों में मैं सिर्फ तुमको महसूस करना चाहता हूँ। काव्या की आंखें भर जाती हैं और वो देव के गले लग जाती है। देव भी काव्या को अपनी बाहों में भरकर इस लम्हे को अपने अंदर कैद कर लेता है। राधिका की विदाई का समय हो जाता है। राधिका अपने दोनों हाथों से पीले चावल उछालते हुए आगे बढ़ रही थी। राधिका की आंखें भीगी हुई थी। जैसे ही राधिका अपने घर के दरवाजे के बाहर पहुंचती है, राधिका अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। सुधा जी का भी यही हाल था। जो बेटी अभी तक उनके आंगन में उनकी आंखों के सामने खेलते हुए बड़ी हुई थी, जब वो उस आंगन को छोड़कर अपने ससुराल जाती है तो उस माँ की तड़प कोई नहीं समझ सकता। काव्या सुधा जी को संभालती है तो राधिका काव्या का हाथ पकड़कर सिसकते हुए कहती है। काव्या, अब तुझे ही माँ का ध्यान रखना है। तू मुझसे वादा कर, माँ से हर वीकेंड मिलने आएगी। माँ की सारी दवाइयाँ उनको ला कर देगी। उनका बिल्कुल मेरी तरह ख्याल रखेगी। वादा कर काव्या। काव्या राधिका की फिक्र समझ रही थी, क्योंकि एक माँ की जगह बेटी की जिंदगी में क्या होती है ये काव्या अच्छे से जानती थी। काव्या की आंखों से भी लगातार आंसू गिर रहे थे। वो राधिका को वादा करती है कि वो आंटी का पूरा ध्यान रखेगी। फिर राधिका देव को अपने पास बुलाकर काव्या का हाथ उसके हाथ में देते हुए कहती है। देव, आज अपनी काव्या तुमको सौंप कर जा रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल पागल है। इसको पूरी दुनिया की चिंता रहती है पर खुद को हमेशा भूल जाती है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसको अपने लिए भी जीना सिखाओगे। और तू, अब मैं यहाँ नहीं हूँ तो अपना ध्यान रखना, क्योंकि तेरी परेशानियाँ दूर करने के लिए अब मैं नहीं आऊँगी। और फालतू का स्ट्रेस लेकर सिर दर्द किया ना तो देख लेना, क्योंकि अब जबरदस्ती ऑफिस से तुझको घर लाने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ। पर आई मिस यू यार। बोलते बोलते राधिका का गला भर्रा जाता है और दोनों एक दूसरे के गले लगकर दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। दोनों को इस तरह देखकर वहां मौजूद सबकी आंखें नम हो जाती हैं। उन दोनों की दोस्ती देखकर देव की आंखें भी नम हो जाती हैं। देव राधिका को गले लगाते हुए कहता है। तुम चिंता मत करो राधिका, मैं काव्या और आंटी दोनों का ख्याल रखूंगा। और अपनी रानी साहिबा को तो मैं खुद भी कभी दर्द में नहीं देख सकता, तो तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। वहीं मोहित सब कुछ सबसे दूर खड़े होकर देख रहा था। फिर मोहित आगे चलकर राधिका को विनोद की गाड़ी की ओर ले जाता है। राधिका एक बार अपने घर को देखती है, जैसे उस घर से जाने की इजाजत मांग रही हो जहां उसका बचपन बीता था। और फिर राधिका विनोद के साथ विदा हो जाती है। काव्या राधिका की गाड़ी को जाते हुए देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई आज उसकी बहुत कीमती चीज छीन कर ले गया हो। राधिका के जाने के बाद काव्या अपनी जिंदगी में खालीपन महसूस कर रही थी, क्योंकि उसका एक माँ की तरह ध्यान रखने वाली उसकी दोस्त आज उससे थोड़ा दूर चली गई थी। आज का भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 22 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।